हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। फिर से कुछ नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो पहले से कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा और रिफ्रेश करेंगे। और ये टॉपिक वो है जो आपके एग्जाम के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, न्यूज़पेपर में 80-90% न्यूज़ जो है वो बोगस होती है, आपके एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनको टच नहीं करते हैं। 5-6 टॉपिक हम आपके लिए लेके आते हैं। जो आज टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग कुछ इस तरह से हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग करेंगे, जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है, क्या उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ये नहीं मिलना चाहिए, जिसे एक्स ग्राशिया कंपनसेशन या रिलीफ भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। वैसे तो ये न्यूज़ कई दिनों से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से हम इसको कवर करेंगे। आपका हेल्थ सेक्टर से इसको हम लोग कवर करेंगे, और गवर्नेंस वाले सेक्टर से भी इसको हम लोग कवर कर सकते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्टर से भी इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक जो है कई सारे न्यूज, कई जो है आपके पेपर से कवर हो सकता है ना, इसलिए बोलते हैं कि इंटरलिंकिंग और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो एक टॉपिक को आपको कई तरीके से सोचना चाहिए। दूसरा हम लोग करेंगे ग्रीन पास के बारे में करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है यहाँ पे। इंडिया में जिन लोगों ने कुछ वैक्सीन ली हैं उनको वो अलाउ नहीं कर रहा है यूरोपियन यूनियन में एंटर करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगला जो आता है वो है भारत नेट से आता है, और ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में कवर करेंगे, क्योंकि ये तो गुड गवर्नेंस वाले सेक्टर से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं, और साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से भी इसको हम लोग कवर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स वाले सेक्टर से भी इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। तो कई सारे सेक्टर हैं इसको कवर करने के यहाँ पे। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है फिजिकल डेफिसिट। तो ये प्योरली आपका इकोनॉमी वाले सेक्शन में पेपर 3 से आपका रिलेटेड है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर अगली बात करेंगे हम लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, आज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ना बहुत सारी हम लोग ना प्रेज करने वाले हैं भैया, इसकी बहुत ज्यादा बड़ाई करने वाले हैं। देखिए, चाइना हमारा दुश्मन बेशक हो, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं तो वहां से हमें सीखना चाहिए। और अब एक्चुअली हम यहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी, एक थोड़ा सा उसका इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे वो सक्सेसफुल रही है और क्या इंडिया में इस मॉडल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ब्रॉड करती है इस तरह के टॉपिक्स। कोविड-19 और एजुकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है सबको पता है ना। कुछ सेक्टर में इसका अच्छा बेनिफिट हुआ, कुछ सेक्टर में इसका बेनिफिट नहीं हुआ। थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद इंडिया में एजुकेशन का जो पूरा माहौल है वो चेंज हो गया है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग टॉपिक करते हैं एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को लेके। आज के हिंदू में 3 आर्टिकल आए हैं, तीनों आर्टिकल्स को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे आपके लिए एक सिंपल टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है। चलिए, पहले आप देख लीजिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कोई रेलवे में एक्सीडेंट होता है, या कोई बस में एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाती है, वहां पे जो लोग मर जाते हैं उस डिजास्टर की वजह से सरकार उनको कंपनसेशन देती है। ये बोलती है कि मरने वाले लोगों को 5 लाख रुपए, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ये आपने सुना होगा ना बहुत बार। इसी को बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट, कि जो लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, सरकार उनको जो है पेमेंट देती है बाय डिफॉल्ट, वो सभी को मिलता है, राइट। इसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। अब इसका कोविड-19 से क्या रिलेशन है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात पहुंची है, कैसे सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट लगा रहा है, उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंडिया में जो भी डिजास्टर्स होते हैं ये उसको मैनेज करने की अथॉरिटी है। ऐसी ही अथॉरिटी जो है स्टेट लेवल पे भी होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कई सारे डिजास्टर इसमें जो है कवर होते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, आपका फ्लड हो गया, आपका ड्रोट हो गया। ठीक है, वो सारे सारे डिजास्टर यहाँ पे कवर होते हैं। 2005 में जो है इस एक्ट को बनाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको बता देता हूं, क्योंकि टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में है, तो प्रीलिम्स के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इसके चेयरपर्सन होते हैं। ये 2 प्रोग्राम भी चलाता है, इसमें से एक है नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आपको एक और फैक्ट यहां पे बता दिया है। यहां पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, जब भी कोई चीज एक्ट के अंदर मेंशन होती है, इसका मतलब सरकार उसको लेके कानूनी रूप से बाइंडिंग है। सरकार के लिए वो चीज मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि वो कानून के अंदर बताई गई है। और अगर सरकार उसको फॉलो नहीं करती है, इसका मतलब सरकार कानून का वायलेशन कर रही है, वायलेशन ऑफ लॉ, जिसके लिए सरकार को पनिश भी किया जा सकता है बाई कोर्ट।
और ये जो सेक्शन 12 है, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक एक्ट है, कानून है, तो इसलिए सेक्शन 12 के अंदर जो भी चीजें मेंशन है, सरकार उनको इंप्लीमेंट करने के लिए मैंडेटरी है, उनको कंपलसरी है, बाइंडिंग है वो। समझ रहे हो आप इस बात को? तो फीलिंग समझिए आप इसके पीछे। और सेक्शन 12 क्या कह रहा है? सेक्शन 12 ये कह रहा है कि अगर किसी डिजास्टर वाले केस में किसी की डेथ हो जाती है, किसी का लिवलीहुड मतलब उसकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, उसकी दुकान खराब हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, उसका सामान जल जाता है, उस केस में सरकार उन लोगों को एक पेमेंट पे करेगी, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले केस में। समझ रहे हो इस बात को? और कोविड 19 को सरकार ने डिजास्टर घोषित कर दिया था पिछले साल। उसके हिसाब से सेक्शन 12 के अंदर में सरकार को पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो लोग कोविड की वजह से जिनकी डेथ हुई है, करना चाहिए। और ये पेमेंट कितना होगा, इस कानून के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। कितना पेमेंट होगा सरकार अपनी मर्जी से डिसाइड करती है। 2015 में सरकार ने कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि उन लोगों को 4 लाख रुपए मिलेगा। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से दे सकते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, इंडिया में 3.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं कोविड की वजह से, तो इसके कानून के हिसाब से सबको सरकार को 4 लाख रुपए देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। इसके चक्कर में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला गया कि 4 लाख रुपए मिले सब लोगों को, क्योंकि ये कानून के अंदर में है और सरकार ये पेमेंट नहीं कर रही है। तो कोर्ट के अंदर ये बोला गया कि सरकार को कानून का वायलेशन कर रही है, इसलिए आप सरकार को पनिशमेंट दीजिए। कोर्ट ने में जब यह बात पहुंची, कोर्ट में जब ये 5 पोती अभी, तो कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया है 2 दिन पहले कि 4 लाख रुपए हर इंसान को देना जो कोविड की वजह से डेथ हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना चाहिए और सरकार को ये खुद डिसाइड करना चाहिए कि कितना कंपनसेशन देना चाहती है। समझ रहे हो बात? तो यहां पे ये दिक्कत है। अब फंड तो सरकार को देने ही चाहिए क्योंकि कानून में लिखा हुआ है और क्योंकि कानून का पालन भी करना चाहिए। लेकिन सरकार का यहां पे क्या कहना है? देखिए, सरकार ये कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। कह रही है सरकार, आई हैव लैक ऑफ फंड्स, आई डू नॉट हैव फंड्स। भैया 3.5 लाख लोग मर चुके हैं, मैं किस किस को 4 लाख रुपए दूंगा यार? इतना मेरे पास फंड ही नहीं है, इतना स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फंड ही नहीं है। पहले से हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है, इसको हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हो कि इनको करोड़ों रुपया दो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता हूं, उनको बेड प्रोवाइड करा सकता हूं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता हूं, उनको दवाइयां प्रोवाइड करा सकता हूं, क्वारंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। क्योंकि वहां से जो, देखिए, अगर मैं उन लोगों को पैसा देने लगूंगा 4.5 लाख रुपए, तो मेरे लिए उन चीजों के लिए पैसा बचेगा नहीं। तो इसलिए आप, मैं ये पैसा नहीं दूंगा, उसको मैं दूसरे तरीके से खर्च करूंगा। दूसरी बात जो सरकार ने बोली कोर्ट के अंदर, वो ये बोली कि सर ये जो सेक्शन 12 है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। सरकार कंपनसेशन दे या ना दे, ये कानून के अंदर मैंडेटरी नहीं लिखा हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट मस्ट पे। कानून के अंदर लिखा है गवर्नमेंट शैल पे, मस्ट नहीं लिखा हुआ। देखिए कानून की भाषा कितनी ज्यादा ना एकदम पेचीदा होती है। मस्ट और शैल, कानून के अंदर लिखा हुआ है शैल, मस्ट नहीं लिखा। अगर मस्ट लिखा होता तो सरकार को पे करना पड़ता, वहां लिखा हुआ है शैल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शैल का मतलब मस्ट हो सकता है, सरकार का कहना है कि सर शैल का मतलब मे भी हो सकता है, मे और मे नोट भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की इस फीलिंग को समझा, भावनाओं को समझा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए 4 लाख तो देना पॉसिबल नहीं है, मैं भी समझता हूं, लेकिन आप खुद डिसाइड करिए कि आप कितना पैसा दोगे। सरकार ने एक और आर्गुमेंट ये दिया कि सर जो डिजास्टर होते हैं ना, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रोट वगैरह हो गया, साइक्लोन हो गया, ये डिजास्टर थोड़े समय के लिए होते हैं, है ना, 2-4 दिन के लिए होते हैं, कुछ थोड़े से लोग मरते हैं, उनको हम कंपनसेशन दे सकते हैं क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 तो कंटिन्यूस डिजास्टर है यार, अभी पता नहीं कितने दिन और चलेगा, कितने लोग मारे जाएंगे। तो इस केस में यह चीज लागू नहीं होती है, यह बात है। अब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे, जैसे बिहार गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो उनको कुछ पैसा दे रहे हैं अपने स्टेट वाइज के हिसाब से, लेकिन उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। यहां पे एक और इशू भी आया था कि देखिए सरकार ने ना बहुत सारे प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम्स चलाई हुई हैं, कुछ कंपनसेशन वगैरह का चलाया हुआ है कि जो कोविड वालों को मिलता है। यहां पे ये प्रॉब्लम है कि जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जो लोग कोविड से मर जाते हैं, देखिए
जिस बंदे को कोविड होता है वो हॉस्पिटल में होता है, उसकी डेथ हो जाती है, या वो घर पे होता है उसको कोविड होता है, डेथ हो जाती है। बहुत बार केस में देखा गया है कि एक पेशेंट कोविड से रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और उसके बाद में उसकी डेथ होती है, जिसे कहा जाता है कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। उस केस में भी सरकार को उनको सर्टिफिकेट जो मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर लिखना चाहिए कि यह डेथ कोविड की वजह से हुई है, ताकि वो इंसान फैसिलिटी का फायदा उठा सके, उसको कुछ कंपनसेशन मिल सके। सरकार अभी ऐसा नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यही बोला है कि आज के बाद जो भी आप सर्टिफिकेट दोगे, डेथ सर्टिफिकेट दोगे, उसके ऊपर ये लिखोगे कि यह डेथ कोविड और कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वजह से हुई है। ताकि देखो इंश्योरेंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है ना लोगों को, ताकि उनको प्रॉपर इंश्योरेंस मिले, सरकार जो वेलफेयर स्कीम चला रही है वो भी उनको मिले। इस तरह की चीजें यहां पे हो रही हैं। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो इंटरनेशनल न्यूज है। यूरोपियन यूनियन से ये न्यूज आती है। देखिए वैसे तो ओवरऑल देखा जाए यूरोपियन यूनियन को और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी डेमोक्रेसी है और G20 का पार्ट भी है हम लोग। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे यूरोपियन कंट्री जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, स्पेशली हेल्थ वाले मामले में। आप कभी भी देख लेना, हेल्थ वाले मामले में, पोल्यूशन वाले मामले में यूरोपियन कंट्रीज के जो रूल्स हैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एक चीज मैंने आपको और पिछले एनालिसिस में ये भी बताई थी कि जो कंपनीज वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया है, जो कंपनी वैक्सीन बनाती हैं, ये मोस्टली कंपनी, मोस्टली क्या, सारी की सारी कंपनी डेवलप्ड कंट्रीज में सिचुएटेड हैं। या तो वो यूरोपियन कंपनी है, वो जापानीज कंपनी है, या फिर वो अमेरिकन कंपनीज हैं। और वो कंपनी कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका प्रोडक्ट को जो है वो सेकेंडरी रखा जाए। तो यूरोपियन यूनियन की जो सरकारें हैं, यहां पे जो कंट्रीज हैं, वो अपनी कंट्रीज में बनाई हुई वैक्सीन को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हो। चलिए, इंडिया में फिलहाल जो है दो वैक्सीन दी जा रही हैं लोगों को, एक है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। कोविशील्ड को बनाया गया है SII, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, चलिए कोवैक्सीन को जो है भारत बायोटेक बना रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविशील्ड को ग्रीन ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, मतलब उसको ऑथोराइज किया हुआ है। कोवैक्सीन को फिलहाल को उसने जो है रिकमेंड नहीं किया है, उसको ऑथोराइज नहीं किया है। चलिए वो बात भी छोड़िए, इंडिया में मोस्टली लोगों को कोविशील्ड दिया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज ने यह बोला कि जो इंसान, जिस इंसान ने इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन का डोज लिया है, उसका इंजेक्शन लिया है, उस अगर वो यूरोप में ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और हो सकता है कि उसको अलाउ भी ना किया जाए। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। और इंडिया के अंदर तो भैया कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक उनको ही दिया जा रहा है, ज्यादातर तो कोविशील्ड वाले ही हैं। और जिन वैक्सीन को अलाउ किया है वो कौन कौन सी हैं? वैक्सजेरेवा, यह जो है एक्स्ट्राजेनेका ने एक्स्ट्राजेनेका कंपनी है, उसने बनाई है। हालांकि जो कोविशील्ड है वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, एस्ट्राजेनेका जैसा बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, उसके बावजूद भी इसको अलाउ नहीं किया गया है। एक कंपनी है कोमिरांटी, दूसरी है स्पिक्लोवैक्स और तीसरी है ये जॉनसन वाले, जॉनसन एंड जॉनसन ने मिलकर बनाई थी। एनीवेज इसका नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अब ये है, समझिए कि सारी की सारी कंपनी जो है यूरोपियन कंपनीज हैं। एक चीज आपको और मैं बात बता दूं, इन कंपनीज की जो एफिकेसी है, जो मतलब ये इफेक्टिव है, वो कोविशील्ड इनसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बावजूद भी इनको अलाउ किया गया है और कोविशील्ड को अलाउ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस जो यूरोप में ट्रैवल करते हैं उनके ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। तो बिजनेस जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, अब फैमिलीज नहीं जा पा रही हैं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं, अब देखिए जब क्योंकि इंडिया के अंदर है ही नहीं तो लगवाएं कहां से। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है, इंडिया ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत किया है। इंडिया ने ये बोला है कि जब आपने इतने हार्श स्टेप्स लिए हैं तो हम भी हार्श स्टेप्स लेंगे, हम भी, मतलब देखो एक्शन का रिएक्शन तो देखो होता ही है। तो इंडिया वालों ने ये कहा है कि हम लोग जो यूरोप से इंडिया में ट्रैवल करते हैं उनके लिए जो क्वारंटाइन होता है ना 14 दिन का, वो कंपलसरी कर देंगे। समझ रहे हो। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जिन्होंने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, उनके साथ हमारा जो मतलब ट्रैवल है वो सब नॉर्मल रहेगा। बट ओवरऑल यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया को प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है, जिसको लेके ये इशू है। SII के जो CEO हैं पुणे वाला जी, उन्होंने भी कहा है कि वो इसका मुद्दा उठाएंगे। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि कोविशील्ड ने हमें एप्लीकेशन ही नहीं दिया रजिस्टर करने के लिए, तो हम कैसे कर दें? अगर आप एप्लीकेशन मिलते तो शायद हम आपको क्लियर भी कर देते, लेकिन आपने एप्लीकेशन दिया ही नहीं। सरकार ने यह कहा है कि इसमें एप्लीकेशन देने की जरूरत क्या है भाई, जब WHO ने परमिट कर दिया है तो आप कौन होते हो, है ना। वो सारी की सारी प्रॉब्लम है।
अब देखिए यार, यूरोपियन हमारी कंट्री में ना बहुत सारा झोल भी होता है ना, बहुत सारे लोग वो फालतू का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, आरटीपीसीआर माइनस वाला है ना, नेगेटिव वाला। और बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन लेते नहीं है, उनको खाम का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में देखो हैं। यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी डरा हुआ है कि अगर कोई लोग इंडिया से मेरे यहाँ पे एंट्री करेंगे, हो सकता है उसके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट हो लेकिन वो झूठ मूठ का हो। देखिए ये सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो भी अलग चीज़ है, बट मतलब पूरा सिनेरियो ये है, आप लोग सब समझ गए होंगे इस बात को। अगला जो न्यूज आती है वो आती है भारत नेट से। देखिए ये न्यूज बहुत जबरदस्त, अगर देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को आप इस चीज से मेजर कर सकते हो कि वहां पे कितने लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। डायरेक्ट रिलेशन होता है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। आप ये बात देखोगे कि जितने अगर जिस कंट्री में ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज करते हैं वहां वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा सर्विसेज ले सकते हैं यार, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, है ना, वीमेन एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, आप सर्विसेज का पता लगा सकते हो, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई है, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है आपका, आपकी जो क्रॉप्स होती हैं उनका बेटर प्राइस ले सकते हो आप। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, समझ रहे हो। तो इंडिया में गांव में देखिए, अर्बन एरियाज में तो इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन विलेजेस में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिसके लिए सरकार ने जो है भारत नेट का एक प्रोग्राम चलाया था। भारत नेट का प्रोग्राम जो है 2011 में चलाया गया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के नाम से, जिसको जो है रीनेम किया गया है 2015 में। मतलब वही है ना, नई बोतल में पुरानी शराब बेचने वाली बात है, जैसा सरकार हमारे यहाँ पे हमेशा करती है, स्कीम्स के नाम बदल देती है। ठीक है, स्कीम कंटिन्यू रहती है, जो अच्छी बात है, कंटिन्यू रहनी भी चाहिए। तो इस स्कीम के अंडर में ये था, शुरू में इसमें जो है 1,000 करोड़ रुपए डाला गया था। तो जो गांव में जो है ब्रॉडबैंड पहुंचा है ना भैया, गांव गांव में अगर ब्रॉडबैंड पहुंचेगा तो जो गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शहर में आके ऑनलाइन क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगा। मैं दिल्ली में इसलिए रहता हूं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है। अगर यहाँ पे मेरे गांव में अगर इंटरनेट की फैसिलिटी होती ना, ब्रॉडबैंड, तो मैं भी गांव से जाकर आराम से लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता था। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है अलग अलग तरीके से। तो अब तक जो है ये पूरे का पूरा काम जो है सरकार खुद देख रही थी, लेकिन अभी सरकार ने बोला है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो सरकार ने नया बजट बनाया है 29,450 करोड़ रुपए का, जिसमें से 19,000 जो है वो गवर्नमेंट देगी और बाकी बचा हुआ जो है वो प्राइवेट देगा। ये जो है भारत ब्रॉडनेट नेटवर्क लिमिटेड, जो इन्होंने कंपनी बनाई थी, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में इसको दिया गया है। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में। तो थोड़ा सा भारत नेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी सरकार क्या करने वाली है, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करने वाली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंच सके। तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेट्स होप कि ऐसा फ्यूचर में हो, हर गांव में इंटरनेट हो, क्योंकि जब इंटरनेट आता है ना तो बहुत सारी फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो आप, बहुत सारी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हो आप। ठीक है, जैसे आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, टेलीमेडिसिन का आप बेनिफिट उठा सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस आप कर सकते हो, ई कॉमर्स जो है डेवलप होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एग्जांपल में ना आप एग्जाम वगैरह में भी आपने दे सकते हो, मेंस में, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट अगर यूज़ करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो ये सारे एग्जाम्पल वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। एकदम पूरा इकोनॉमी का ही पूरा है यहाँ पे। देखिए फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार की जितनी इनकम होती है और सरकार का जितना खर्चा होता है उसका हिसाब किताब बेसिकली। ठीक है, तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है मतलब स्पेंडिंग होती है, और सरकार की कुछ इनकम होती है। सरकार बहुत सारी चीजों पे खर्चा करती है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको दूसरे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो सरकार की इनकम होती है इसको भी दो हेड में डिवाइड किया गया है। एक होती है टैक्स मतलब इनकम थ्रू टैक्स, और एक होती है नॉन टैक्स इनकम होती है। टैक्स तो जैसे आपका वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स करा हो, सर्विस टैक्स वो सब हो गया। नॉन टैक्स में जैसे कोई इंटरेस्ट पेमेंट होता है या सरकार की जो पीएसयूज होती है उनसे जो इनकम होती है सरकार को, वो नॉन टैक्स सरकार की इनकम होती है। एक्सपेंडिचर बहुत सारी चीजों पे खर्चा होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई स्कूल बनाना, कोई ब्रिज बनाना, कोई रोड बनाना, है ना, कॉलेज बनाना, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डेली और मतलब मेंटेनेंस के काम आता है। जैसे मान लो मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया, उस रेस्टोरेंट को बनाने के मैंने जमीन भी खरीदी, उसमें कंस्ट्रक्शन भी किया, वो सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी मैं पे करता हूं, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो अभी क्या है, देखिए इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो अप्रैल से शुरू होता है ना, आपको पता है
अप्रैल से शुरू होता है। तो इंडिया में अप्रैल और मई 2021 इसमें जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है वो आया है 8.2%। काफी अच्छा है। हमारा जो बजट एस्टीमेट था ना उसका 8.2%। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, 2020 में यही जो है 45% के आसपास था। तो इसका मतलब सरकार ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। देखिए इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है। इंडिया में जो रिवेन्यू रिसीट है, मतलब सरकार की जो इनकम है वो बढ़ी है इस बार अप्रैल में और मई के महीने में। और सरकार का जो खर्चा है वो कम हुआ है। खर्चा तो कम होगा ही क्योंकि इकोनॉमी ही बंद पड़ी हुई थी, मोस्टली स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो सरकार का खर्चा कम हुआ और सरकार की इनकम बढ़ी, ऐसा सरकार ने बोला है। तो जब क्योंकि खर्चा बढ़ गया है और इनकम कम हो गई है, मतलब इनकम बढ़ गई है और खर्चा कम हो गया, इसलिए फिस्कल डेफिसिट भी एक अच्छी पोजीशन में आ गया है। लेकिन क्या ये फिस्कल डेफिसिट पूरे साल भर का जो है इंडिकेट करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन देखिए यार, इकोनॉमी वाला सेक्शन पढ़ आपको तभी समझ में आएगा जब तक आपको ये जो है टर्म्स जो है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड करोगे आप लोग। और ये आपका पूरा इकोनॉमी का सेक्शन होता है, तो आपको इकोनॉमी की पहले बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, तब इस तरह के आर्टिकल समझ में आते हैं। अदरवाइज ऊपर ऊपर से पढ़ कर निकलोगे कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी इकोनॉमी वाले सेक्शन को एकदम मजबूत रखिए ताकि इकोनॉमी वाला सेक्शन पूरा समझ में आए आपको। ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? देखिए इंडिया दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता है, अलग अलग तरीके से ट्रेड करता है। गुड्स में ट्रेड करता है, सर्विसेज में ट्रेड करता है ना, पैसे का लेन देन भी करता है। उसका जो हिसाब किताब होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके अंदर जो है गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और इंडिया में आपको पता ही है, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है। बेसिकली ये है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। और इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इसलिए इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा माइनस में रहता है। क्योंकि देखिए हम, और गोल्ड गोल्ड में भी क्या करते हैं हम लोग, सबसे मतलब इंपोर्ट में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, या तो गोल्ड या फिर फ्यूल, क्रूड ऑयल। ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को हमेशा माइनस में करके रखती हैं। यहां पे इंडिया को प्रॉब्लम है। ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का इंक्रीज हो गया है अभी। ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, और पैसा हम लोगों को कम मिला है, लोअर रिसीट। ठीक है। इनकम कम हुई है हमारी, सीधी सी बात है भैया, खर्चा ज्यादा हो गया है, ये सीधी सी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इंपोर्ट हम लोगों ने ज्यादा किया। देखिए जब से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी खुलना स्टार्ट हुई है तो इंडिया वालों ने ज्यादा पैसा, मतलब चीजें ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, और हम मोस्टली चीजों के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इंडिया की इंपोर्ट की डिमांड बढ़ गई। और गोल्ड भी भैया है ना, ये इसकी डिमांड भी बढ़ गई। जब दोनों की डिमांड बढ़ी तो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा माइनस में चला गया। ठीक है। और दूसरे एस्पेक्ट भी इस आर्टिकल के अंदर थोड़े से बता रखे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, जो सरकार बाहर जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से या बाहर फॉरेन कंट्री के बैंकों वगैरह से जो पैसा और लोन वहां से लेती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। प्राइवेट कंपनी भी ये ले सकती है, सरकार भी इस काम को करती है। हालांकि सरकार काफी कम करती है, प्राइवेट कंपनी ज्यादा पैसा बोरो करती हैं। तो वो भी इंडिया में जो है डिक्रीज हुआ है। ठीक है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा होता है, स्टॉक मार्केट में जो है इंडिया में जो है पैसा ज्यादा आया है, इसलिए तो हमारी स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर है, क्योंकि लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी थोड़े से एस्पेक्ट यहाँ पे बता रखे हैं। डेफिनेटली कोई फ्यूचर में ज्यादा बढ़िया एडिटोरियल आएगा इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पास्ट में मैं कर भी चुका हूं इसके बारे में। ठीक है। सोल्यूशन क्या है इस सारी चीज का? इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? भैया इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाइए आप। इंडिया के जो प्रोडक्ट है ना भैया, इंटरनेशनल की डिमांड बहुत कम है यार, क्योंकि एक तो इनकी क्वालिटी बहुत बेकार है। ठीक है। और इनका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्वालिटी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी और प्राइस भी कम करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में जब चीजें की इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट अपने आप ही प्रॉपर हो जाएगा। ये यहाँ पे दिक्कत है, तो और ये यहाँ पे सोल्यूशन है। तो इस तरह की चीजें आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। लेकिन आपको फिर भी यही कहना चाहूंगा, आप ये 5 मिनट में ये सारी चीजें नहीं समझ पाओगे। आप न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो तभी समझ पाओगे जब आपके बेसिक टर्म्स क्लियर होती हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकता हूं सरफेस के ऊपर। आपको डिटेलिंग अगर जाननी है तो पहले आप इकोनॉमिक टर्म्स को, अपने इकोनॉमी सेक्शन को मजबूत करिए, तब आप जाके इकोनॉमी सेक्शन पे फोकस कीजिए न्यूज़पेपर के अंदर। अदरवाइज फिर सब बाउंस हो जाएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा, कोई उसका समझ में आएगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू नहीं रखना, कंटिन्यू रखना है उसको, पढ़ाई को। ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हैं। चलिए अभी देखिए, मैं थोड़ा सा चाइना की तारीफ करने वाला हूं, लेकिन चाइना की तारीफ करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए इंडिया में जब से, मतलब वर्ल्ड ओवर जब से लॉकडाउन हुआ है तो एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, मेरा ये मानना है। ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन सबके पास तो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। बहुत इंडिया में तो इतनी गरीबी है
बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट हो तो नेटवर्क नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे बेचारे, जिनके पास ना स्मार्टफोन है, ना उनकी फैमिली के पास ना इंटरनेट है और ना जहाँ पे नेटवर्क है। तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये नया चैलेंज है हमारे सामने। एक एक ना कहावत है हिंदी में जिसको बोलते हैं आपदा में अवसर। अब ये आपदा है, मैनेज डिजास्टर है, प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो है हम लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, नए नए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, नई नई चीजों को इनोवेट करना पड़ेगा, ताकि हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके और प्रॉपर तरीके से मिल सके, प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके से कराने चाहिए कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। बच्चे को ऐसा ना लगे कि यार मेरे साथ तो ऐसे ही कुछ भी हो गया, एग्जाम को कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, उसको पता होना चाहिए हर चीज का। सिलेबस आप इस तरह से बनाइए, प्रैक्टिस इस तरह से कीजिए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला था कि हायर एजुकेशन मतलब जो डिग्री में बच्चे होते हैं, कॉलेज में बच्चे होते हैं, उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते बिना एग्जाम के। एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, सरकार बोलेगी एग्जाम कैंसिल, आपको हम लोग मास्टर्स में जो है एडमिशन दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि एग्जाम कंडक्ट होना कंपलसरी है। यूजीसी ने भी गाइडलाइन दिया था कि एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये अलग बात है, लेकिन एग्जाम होना जरूरी है। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर +2 वाले बच्चों के तो एग्जाम नहीं हुए, उनको तो आप सीधा प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि ये बात सिर्फ हायर एजुकेशन पे लागू होती है, एग्जाम वाली। तो आउटकम इसका ये हुआ कि जो हायर एजुकेशन है वहां पे आप कुछ कुछ एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट होंगे, कुछ जो है ऑफलाइन कंडक्ट होंगे, और कुछ दोनों का मिक्स होगा। जैसे मान लो थियरी वाला पार्ट जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल वाला पार्ट ऑफलाइन कर सकते हो ना, इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। तो क्या क्या सोल्यूशन है यहाँ पे, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है ना। अब कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ऑनलाइन जो एग्जाम होंगे वहां पे चीटिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। आप यार ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम करा लीजिए। आप बच्चों को पहले ही क्वेश्चंस बता दो कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और बच्चे बुक्स खोलेंगे, अपनी बुक से जो आंसर लिखेंगे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये फॉर्मूला कई जगह पे अप्लाई किया गया है, और इस फॉर्मूले का यूज करके उनकी क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज कर सकते हो, जो प्लेजरिज्म होता है, मतलब जो बच्चे कॉपी करते हैं कहीं से, तो उसको भी बचाया जा सके। आप ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो को डायरेक्ट पकड़ा जाए कि कोई बच्चा अगर चीटिंग कर रहा है तो वो कहां से कर रहा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो। कई डेवलप्ड कंट्री में, कई यूनिवर्सिटीज वगैरह में अभी इस फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। देखिए, नई चीज है तो नई टेक्नोलॉजी तो आपको अडेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो बाद में कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ये नई प्रॉब्लम है, आप कुछ नए तरीके को यहां पे अपनाइए। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, लेकिन ओवरऑल एग्जाम इस तरह से कंडक्ट होने चाहिए कि बच्चे उस क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये पूरे के पूरे एडिटोरियल में थोड़ा बहुत सही बताने की कोशिश की है। अगली बात हम लोग करते हैं चाइना की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करते हैं। इतनी सक्सेसफुल पार्टी है, चाइना को इतना डेवलप किया है और अभी स्टेबल भी है। क्या राज है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इतनी सक्सेसफुल है, उसके बारे में इन्होंने बात की है। 3 लीडर्स को यहां पे मेंशन किया गया है, माओ, डेंग और जिनपिंग। जिनपिंग जो है वो प्रेजेंट वाले हैं, माओ जिडोंग जो है वो शुरू वाले हैं चाइना में, और डेंग जो है वो बीच में आए थे। तो तीनों ने अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाया था। माओ ने क्या किया, देखिए चाइना के अंदर बहुत सारी कॉलोनी पार्ट जो कॉलोनिस्ट जो कंट्रीज थी, जैसे यूके, फ्रांस भी वहां पे था, यूके भी वहां पे था, अमेरिका भी वहां पे था। वो लोग ना चाइना को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया उन्होंने। तो माओ जिजोंग ने क्या किया, वो इन कॉलोनीज के अगेंस्ट में खड़े हुए, चाइना को प्राउड फील कराया, है ना। तो वो किया माओ ने। जेंग ने क्या किया, जेंग ने चाइना के अंदर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने से चाइना अमीर हुआ, चाइना रिच हुआ, चाइना के पास पैसा आया। और जिनपिंग ने क्या किया, देखिए पैसा तो पहले ही आ गया था। जिनपिंग चाइना को सुपर पावर बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। 3 लीडर हैं चाइना के, अलग अलग समय पे हुए, और अलग अलग जो है इनका तरीका है काम करने का। माओ जिडोंग ने चाइना को खड़ा होना सिखाया, दोबारा से ह्यूमिलेशन से ऊपर उठ के चाइना को प्राइड फील कराया। डेंग ने उसको पैसा दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, और जिनपिंग उसको सुपर पावर बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें हैं। तो चाइना की जो सक्सेस रही है, इसको हम लोग 4 लेसन ले सकते हैं। पहला लेसन जो है अर्ली पार्ट से है। अर्ली, पहले चाइना के अंदर जो है बहुत सारी कॉलोनीज थी, आपको पता ही है। तो शुरू में चाइना ने अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पहचाना कि मेरी नेशनल आइडेंटिटी क्या है। जो कॉलोनिज्म वहां से चल रहा था, उस
वहां के जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है या चाइना के जो लोग हैं उनको प्राइड फील कराना चाहिए था अपने नेशन के अंदर। ये वहां पे सबसे पहले काम हुआ। जापान जो है ने जो है चाइना को ऑक्यूपाई कर रखा था काफी पार्ट को, तो जापान को हराया और चाइना के अंदर टोटल रिवोल्यूशन हुआ भैया, कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ, सोशल रिवोल्यूशन हुआ, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन हुआ, ताकि चाइना का जो पास्ट रहा है मतलब कॉलोनियल टाइम में, बहुत पुराने पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर तो चाइना वाले बहुत प्राइड फील करते हैं, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ना यार इंडिया की तरह, लेकिन जो चाइना का कॉलोनियल पास्ट था चाइना उससे ऊपर उठा और चाइना ने अपनी सोवरेनिटी को पहचाना, अपनी नेशनल पावर को पहचाना। तो एक तो ये है लेसन वहां से, ठीक है। दूसरी चीज है रशिया, रशिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था, ठीक है, लेकिन रशिया के अंदर जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन चाइना ने उसको अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको ढाला, उसको अपने कंट्री के हिसाब से उसको अडेप्ट किया, जिसे कहा जाता है सिनिसाइजेशन ऑफ कम्युनिज्म। नए तरीके का कम्युनिज्म चाइना लेके आया। तीसरी चीज हुई 1989 के अंदर तियानमन स्क्वायर के अंदर। देखिए जैसे इंडिया में 1975 में जो है इमरजेंसी आई थी और यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था जिसको जेपी रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना, जेपी नारायण, उसी तरह का चीजें जो है वो चाइना के अंदर भी हुई। चाइना में काफी ज्यादा करप्शन हो गया था, वहां की जो लोकल जो रीजनल पार्टीज थी, जो रीजनल पावर्स थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और वो अलग अलग भाग रही थी, तो चाइना में स्टेबिलिटी की कमी थी। 1989 में चाइना में तियानमन स्क्वायर है जहां पे लोग सड़कों पे आ गए, बहुत सारे स्टूडेंट सड़कों पे आ गए और इस रेवोल्यूशन को, इस रेबल मूवमेंट को सरकार ने बहुत सख्ती के साथ दबाया, रिप्रेशन किया, लोगों को ये लाठियां चलाई, गोलियां दागी, क्योंकि चाइना ने यह समझ लिया था कि भैया जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तब तक मैं प्रोग्रेस नहीं कर सकता हूं। तो 1989 के बाद चाइना ने रीजनल पार्टीज को कमजोर करना स्टार्ट कर दिया और सेंटर के अंदर पूरी पावर कंसंट्रेट कर ली। तो स्टेबिलिटी यहां पे देखिए एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा जो तरीका है यहां पे वो ये है कि देखिए जब से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, अलग अलग कंट्रीज बन गए, तो चाइना को अपना रोल समझ में आया दुनियादारी में, क्योंकि पहले तो अमेरिका और रशिया ही हुआ करते थे सुपर पावर, अब रशिया तो सुपर पावर रहा नहीं। तो चाइना ने सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या किया, अपने आप को खड़ा किया इंटरनेशनली, इंटरनेशनल अपने आप को खड़ा किया। देखिए रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपने आप को ना अपने पास्ट से पूरा डिसइंटीग्रेट कर दिया। उसने, रशिया ने बोला कि मेरे पास्ट मैं भूल गया हूं, मैं अपना नया रशिया बनाना चाहता हूं। लेकिन चाइना कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूला। चाइना ने अपने पास्ट से लेसन्स लिए, नई नई चीजें सीखी और उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया, ठीक है। तो चाइना ने अपने पास्ट से लेसन्स लिए और अभी चाइना का इमरजेंस चल रहा है भैया। जब चाइना इस पोजीशन में आ गया है कि वो सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, डिफेंस पर्पज से, मिलिट्रीली वो स्ट्रांग हो गया है, तो अभी चाइना को चैलेंज कर रहा है। इनिशियली चाइना चैलेंज नहीं करता था, चाइना जो है एकदम आराम से ठंडा होकर अपनी प्रोग्रेस कर रहा था। जब चाइना को अभी लगा कि वो यूएसए को टक्कर दे सकता है, स्पेशली 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, तो चाइना अभी यूएसए को आंख दिखा रहा है, यूरोप को आंख दिखा रहा है। इस तरह से चाइना की कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसने आपको स्ट्रांग किया है और चाइना के अंदर स्टेबिलिटी लेके आया है। ये कुछ लेसन हम जो है चाइना से ले सकते हैं, उसी कम्युनिस्ट पार्टी से ले सकते हैं। हालांकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ चीजें हम यहां पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या चाइना में सिर्फ सारी सारी चीजें अच्छी हुई, ऐसा भी नहीं है। चाइना की जो सक्सेस है उसको कुछ भुगतना भी पड़ा है। जैसे चाइना की सोसाइटी जो है काफी अनइक्वल सोसाइटी है, स्पेशली अर्बन और रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज बहुत डेवलप्ड हैं और रूरल एरियाज बहुत ज्यादा पुअर हैं। ये चाइना को अपनी सक्सेस का नुकसान हुआ है। एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है चाइना के अंदर, जंगलों को काट दिया गया है, रिवर को पोल्यूट कर दिया गया है, वेलफेयर स्कीम्स बहुत कम कर दी गई हैं चाइना में, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज लोग हैं ना, जो बूढ़े लोग हैं, जो मतलब सीनियर सिटीजन हैं, बेचारा उनको बहुत ज्यादा नुकसान होना पड़ रहा है, बिकॉज उनका पेंशन वगैरह मिलती नहीं है, हेल्थ बेनिफिट मिलता नहीं है। जेंडर इंबैलेंस भी बहुत ज्यादा हो गया चाइना के अंदर, क्योंकि देखिए वहां पे लेबर जो है, वहां पे जो इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव है और ज्यादातर जो है मेल्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मेल लोग इंडस्ट्री में ज्यादा काम करते हैं। तो जेंडर इंबैलेंस, तो कुछ देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चाइना की एक तरफ सक्सेस है, दूसरी तरफ ये चीजें जो है वो नेगेटिव भी हैं। सक्सेस के रीजन मैंने आपको बता दिया। चाइना ने जो चाइना प्रैक्टिकल है, समय के हिसाब से उसने आपको चेंज किया, अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया, अपने पास्ट से उसने लेसन्स लिए और धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। यह चाइना की सक्सेस का राज है। उसने, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने आपको स्टेबल किया, चाइना के अंदर जितनी भी रीजनल पावर्स थी उनको कमजोर किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर भी इसको अप्लाई करो, बहुत खतरनाक होगा, है ना, बट
सक्सेस का ये कारण है चाइना में, और कुछ नुकसान भी है। तो इंडिया भी चाइना से कुछ चीजें सीख सकता है ना। बेशक हम उसको पसंद नहीं करते, लेकिन भैया अच्छे लेसन आप कहीं से भी ले सकते हो। तो ये पूरे के पूरे इस एडिटोरियल में ये समझाने की कोशिश की है। थोड़ा और अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप इस एडिटोरियल को और लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो मैंने आपको बता दिया है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।